दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए अति संभावित प्रश्नों का अभ्यास सेट। दोस्तों ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, आपको बताना है। ऑप्शन है एड्रिनल, अश्रु ग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। दोस्तों सही उत्तर है कि मानव शरीर में जो अग्न्याशय है ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि है। दोस्तों आप जान लीजिए कि यह ग्रंथि अंतःस्रावी इसलिए है क्योंकि यह कई पदार्थों का श्रावण सीधे रक्त में करती है, और बहिस्रावी इसलिए क्योंकि यह पित्त और अग्नाशयी रस का श्रावण नालिकाओं के माध्यम से करती है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। ऑप्शन देखिए, चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम और टैल्क। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिप्सम में। आप जान लीजिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के लिए प्रमुख घटक होता है। और जब जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो इसमें से 3/4 जल निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है क्या। नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। तो सही उत्तर है दोस्तों, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। और ऐसा पर्यावरण जो मानवीय क्रियाओं और गतिविधियों से परिवर्तित होता है उसे मानव जनित यानी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी गैस है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन में से कौन सी गैस। तो सही उत्तर है मीथेन। और आप जान लीजिए धान के खेत, गाय और गैस के तबेले, पेट्रोलियम के कुएं आदि से मीथेन यानी CH4 गैस निकलती है। मीथेन गैस को प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है और ये एल्केन समूह का पहला यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, 100% सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये है दीव। दोस्तों दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो जल और विद्युत आवश्यकताओं के लिए गुजरात सरकार पर निर्भर रहता है। इसका क्षेत्रफल मात्र 42 किलोमीटर और जनसंख्या 56,000 है। और दीव जो है भारत का पहला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्णतया 100% सौर ऊर्जा द्वारा चालित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है किसको। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण और मृत्यु का पंजीकरण। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी मृत्यु का पंजीकरण इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण को शामिल किया जाता है। इसमें मृत्यु का पंजीकरण शामिल नहीं किया जाता है। और ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1991 में इस सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और दूसरे को कारण कहा गया है। देखिए, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। कारण है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करे। तो आप देख सकते हैं इसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जो हमारी भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरी करने की योग्यताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करता हो। और आप जान लीजिए सतत विकास मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना यानी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है शामिल किया गया है? तो सही उत्तर है पहल योजना को। दोस्तों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जो पहल योजना है, इसको सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है विश्व की। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, आपको बताना है। पहला है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। सही है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और तीसरा है, 18 वर्ष से आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो आप जान लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये 2013 में 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित की गई थी। और इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवरेज का प्रावधान है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं 6 माह से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के एकीकृत बाल विकास योजनाओं और मध्याह्न भोजन स्कीमों के अंतर्गत पौष्टिक मानदंडों के अनुसार भोजन के हकदार होते हैं। इस नियम के अंतर्गत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजनार्थ परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को परिवार की मुखिया माना जाता है। तो इसमें आप देखिए, तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वेज नहर में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले लेक मंजिला पड़ता है। आप देखिए, सबसे पहले लेक मंजिला, फिर लेक टिमसा, फिर ग्रेट बियर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो ये आपका सही क्रम है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्घर नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है लूनी नदी, ऑप्शन बी। दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान में अरावली की पुष्कर घाटी से शुरू होती है या उद्गम होता है। और इस नदी के ऊपरी प्रवाह में मीठा जल और निचले प्रवाह में खारा जल प्रवाहित होता है। ये नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें राजवंश और उनकी राजधानी दी गई हैं। पल्लवों की राजधानी कांची थी, पांड्य की राजधानी मदुरा या मदुरै, यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी वारंगल। तो ये इस तरह से सही सुमेलन हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में। तो इस तरह से सही सुमेलन आप कर सकते हैं। 4, 2, 1, 3। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, 4, 2, 1, 3, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इलाहाबाद की संधि 1765 में, मंगलौर की संधि 1784 में, सालबाई की संधि 1782 में और मद्रास की संधि 1769 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, पूना पैक्ट कब? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये 1930 में। तो आप सही सुमेलन, सही क्रम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर पूना पैक्ट और सबसे लास्ट में क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, असैनिक प्रशासन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन 1905 के संबंध में
कौन सा कथन आपका सही है? पहला है कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। दूसरा है कि पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। तो आप जान लीजिए इसमें दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। और आप जान लीजिए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहा। उसने अपने 1905 के असैनिक प्रशासन के अंतर्गत प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, जिसके तहत इसने पूर्वी बंगाल और असम नामक नए प्रांत बनाए। लॉर्ड कर्जन को 1905 के बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है और 1905 में बंगाल में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र शामिल थे और प्रशासनिक असुविधा का हवाला देकर कर्जन ने इसको विभाजित कर दिया, जबकि इसके पीछे विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना था। ये विभाजन जो है बंगाल का 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए पार्थ सारथी गुप्त, एस गोपाल, बी आर नंदा और बिपिन चंद्र। तो सही उत्तर ऑप्शन डी बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म पुस्तक की रचना बिपिन चंद्र के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि 1/3 सीटों का आरक्षण है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ये भी सही है अगर जो देखा जाए, क्योंकि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत की बात होगा ये पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि जो है ग्राम पंचायतों के जो गठन की बात की गई है, पंचायतों के 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति या खंड समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो अगर देखा जाए तो केवल 2 आपका सही है, लेकिन इसमें कोई विकल्प सही नहीं है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? RTI अधिनियम, मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है? मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो दोस्तों मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन RTI अधिनियम से संबंधित है। RTI अधिनियम से संबंधित है राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम। और दोस्तों ये वही संगठन है जिसके प्रयासों के बाद भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हो सका था। तो RTE यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में से मजदूर किसान शक्ति संगठन राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है, किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य यानी क्वासी फेडरल स्टेट है? ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, लास्की या फिर केसी व्हीयर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी केसी व्हीयर। दोस्तों केसी व्हीयर के अनुसार भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है और आप जान लीजिए भारत ने अपनी संघात्मक विशेषताओं को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, अभिभावक है, उसको ही संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है। किसी भी केंद्रीय कानून के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है और यदि कोई कानून संवैधानिक बंधों का हनन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से इस कानून को शून्य या समाप्त कर सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य व्यवस्था से ही इसमें पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन देखिए, ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है कि ये वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, इसलिए ये लागू नहीं किया जा सकता है।
तो संविधान की प्रस्तावना सामान्य और विशेष किसी भी परिस्थिति में न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। यदि कहीं पर जो कानून है वो स्पष्ट नहीं है तो इसका उपयोग उद्धरण के रूप में या व्याख्या करने के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जबकि ये न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? तो उत्तर है कौन सा राज्य? ये है कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक कई वर्षों से शीर्षस्थ राज्य रहा है भारत में इनोवेशन के संबंध में। तो याद रखिएगा, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2022 में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, विटामिन B6 धान की चोकर या राइस ब्रान से मिलता है, बिल्कुल सही है। विटामिन B2 कार्ड या कृत तेल से, ये सही नहीं है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल से, और विटामिन K अल्फा से प्राप्त होता है। दोस्तों आप जान लीजिए, विटामिन B2 के जो खाद्य स्रोत हैं उसमें दूध, ब्रेड, फोर्टिफाइड अनाज, बादाम, शतावरी, डार्क मीट और चिकन आदि शामिल हैं। विटामिन B2 का स्रोत कार्ड और यकृत तेल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति और वापसी की शक्ति। तो सही उत्तर है वापसी की शक्ति। दोस्तों एल्बिडो का संबंध संचार शक्ति से है और भूगोल में किसी सतह पर आपतित संपूर्ण विकिरण में से जितना विकिरण सतह द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है उसको उसकी एल्बिडो या परावर्तन की शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्माग यानी धूम्र कोहरा आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपको बताना है। ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। तो सही उत्तर है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। दोस्तों आप जान लीजिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उपस्थित होने के कारण सर्दियों में स्माग यानी धूम्र कोहरा की स्थिति जो है इस स्थिति उत्पन्न होती है और ये खतरनाक होता है, जिसको धूम्र रासायनिक कोहरा या स्माग कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 जिसको कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कहा जाता है प्रदान किया जाता है? तो किस क्षेत्र में जो है अनन्य उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 या वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण या प्रदूषण नियंत्रण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है पर्यावरण संरक्षण यानी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1987 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या वित्त आयोग? तो सही उत्तर है नीति आयोग। दोस्तों भारत में नीति आयोग या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है और नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 2015 में जनवरी 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। और आप जान लीजिए वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष का मिलान आपको करना है। अंधत्व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में प्रारंभ किया गया था। समन्वित बाल विकास योजना यानी ICDS 1975 में। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में प्रारंभ किया गया और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो 2143 यहाँ पर देखिए 2143 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अंधत्व नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में, समन्वित बाल विकास योजना यानी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रमों की शुरुआत 1983 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत 2005 में की गई थी। तो इस तरह से आप इसका सही सुमेलन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले UPPCS प्रारंभिक परीक्षा RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।